वेरी गुड। आइए तो एक छोटा सा सवाल करूं पहले। आजा, एक प्लेटफॉर्म है कैपिटल एम मास का, ठीक है। इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, इसको आप खींच रहे हो किसी एक्सटर्नल फोर्स से, ये लेंथ है एल। नीचे वाले ब्लॉक को नाम दे रहे हैं ए, ऊपर वाले ब्लॉक को नाम दे रहे हैं बी। इनके बीच का सरफेस ए और बी के बीच का रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू ए और बी के बीच का, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, सवाल है एफ एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो धीरे धीरे आगे जाते जा रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में बी पीछे जाता जाएगा और बी एक एंड से दूसरे एंड आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए बी, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए बी till B reaches other end of the platform, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग रेस्ट से हुई थी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है स्टार्टिंग से लेके कब तक, जब तक भी अदर एंड तक नहीं पहुंच पा रहे। और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन ए बी का वर्क डन क्या होगा, ऑन सिस्टम बताना है। अच्छा, ऑन सिस्टम यानी ऑन ए और बी का मिला के ऐड करके बताइए। दूसरा विद रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक कितना है, तीसरा विद रिस्पेक्ट टू बी ब्लॉक कितना है, करिए। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अश्विन, एकदम। बच्चों मैं डेली रिकॉर्डिंग करता हूँ, किसी को कभी रिकॉर्डिंग चाहिए या पुरानी रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे से मांग सकते हो बच्चों। बताइए सवाल। ऑन सिस्टम बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
बताइए, आया किसी का? सर बी का मोशन भी एक्सेलरेटेड होगा ना? सर इसमें सर एफ एक्सटर्नल सफिशिएंट है बी को मूव कराने के लिए। नहीं, देखो जब बोला है कि बी एक एंड से दूसरे एंड चला गया, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल ज्यादा ही होगा। यस सर। मतलब इतना ज्यादा हो रहा होगा कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। यस। नहीं सिद्धांत, बेटा सिद्धांत तुम्हारे में तो डिस्टेंस आया ही नहीं कहीं, सिर्फ फोर्स ही है तुम्हारा। तो मेरे को वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एल लिखा है ना सर मैंने माइनस म्यू एम जी एल इनटू। अच्छा हाँ एल लिखा है, ठीक है। नहीं मेरे को सिस्टम में चाहिए। आप लोग ए पे एक डब्बे में मत बताओ, मेरे को एक साथ सिस्टम पे बताओ बस। ऑन सिस्टम मतलब ए और बी दोनों पे मिला के। दोनों पे मिला के बताना। नहीं अभी तक जितने आंसर आए सारे अलग ही आए, मेरे को ऑन सिस्टम चाहिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए भी बताना बस, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा जब ब्लॉक एक एंड से दूसरे एंड तक स्लाइड कर गया ऑन ए। ऋषि करीब हो बेटा आंसर के, बट थोड़ी थोड़ी गलती है। सर सर इसमें जब हाँ हम बेटा, देख रहे हैं तो पूरा सिस्टम ही कंसिडर कर सकते हैं ना, फ्रिक्शन मतलब ना माने इनिशियली तो पूरा सिस्टम मान सकते हैं ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए। नहीं गलत, गलत। पूरी एक बॉडी सिर्फ तब मानते हो आप जब, इसको एक बॉडी सिर्फ तब मानते हो आप जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। अगर दोनों का अच्छा एक्सेलरेशन अलग अलग है तो आप इसको एक तो बॉडी नहीं, नहीं मान सकते। ओके सर। हाँ अरे क्या हुआ भाई? तेजस, सिद्धांत, सार्थक, संयम, देव, संदीप, ऋषि। ऋषि का बस सही है आंसर, थोड़ा थोड़ा। दिव्यांश, बानू, जल्दी करो बाबा, इजी सवाल है ये, आंसर बताऊंगा तो आपको इजी लगे।
भानु 2 कैसा है तुम्हारा? भानु तुम यार कुछ सेटिंग सही करो, आवाज बढ़ाओ अपनी, आवाज बहुत धीरे तुम्हारी बेटा। सर जब पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अरे आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते हो क्या? मैंने एक क्लास में आखिरी में ये बताया था आपको। आंसर है माइनस म्यू एमजीएल माइनस म्यू एमजीएल माइनस म्यू एमजीएल, ये आंसर है। और अब ग्राउंड वाला बता देंगे। मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस सिस्टम में था माइनस फ्रिक्शन इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आइए देखें, चलो बच्चों देखो, अप्रोच समझो। फ्रिक्शन का वर्क डन चाहिए, बस इनके बीच का फ्रिक्शन होगा कितना ये बताओ। म्यू एमजी होगा, इसमें क्लियर सब? यस ठीक। फिर आप मान लो प्लेटफॉर्म कुछ एस डिस्टेंस आगे चला और प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन पीछे होगा, तो प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आ गया? माइनस म्यू एमजी एस। अब मेरे को एक बात बताओ आप, अगर प्लेटफॉर्म एस चला है तो ब्लॉक कितना चला बताओ? S plus L. एस प्लस एल, गलत। एस एस माइनस माइनस एल, एस माइनस एल। क्योंकि जिस जमीन पे वो है वो जमीन एस आगे जा रही है, तो ब्लॉक भी एस आगे तो जाएगी, और उसके रिस्पेक्ट में वो पीछे जा रहा है ना एल, तो एस माइनस एल हुआ ना। और इस पे फ्रिक्शन आ गई, तो इस पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव है, म्यू एमजी इंटू एस माइनस एल। जरा जोड़ो तो टोटल वर्क डन क्या रहा है सिस्टम पे? आ गया ये माइनस Yes, म्यू एमजी इंटू एल। यस सर। तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग सकता है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए बी ऑन सिस्टम माइनस फ्रिक्शन इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। अब ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो ए के रिस्पेक्ट में जब ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो भाई ए तो रेस्ट पे आ जाएगा, ए पे कोई वर्क डन नहीं होगा। बी वाला ब्लॉक स्लाइड करके यहाँ पे आ गया और फ्रिक्शन तो बी पे आगे ही लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया? ऑन ए 0 हो गया, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी कितना हो बताओ? ए क्या बोलेगा? फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो माइनस फ्रिक्शन इनटू एल माइनस म्यू एमजीएल। जब आप बी के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो बी के रिस्पेक्ट में देखने से बी रेस्ट पे हो जाएगा, तो इस पे कोई वर्क डन नहीं है, और बी को क्या लगेगा? बी को लगेगा कि ए आगे जा रहा है, और बी के रिस्पेक्ट में ए एल डिस्टेंस चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, और इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो इस पे वर्क डन कितना हो गया? माइनस फ्रिक्शन इनटू एल माइनस म्यू एमजीएल।
समझे क्या Excuse me, बच्चों? sir. Excuse me. हाँ बेटा, सर अगर इसमें वैसे देखेंगे सर, सर जो वर्क डन की डेफिनेशन है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सर उससे देखेंगे तो सर हाँ बोलो। सर तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो सर लगातार चेंज हो रहा है सर, क्योंकि एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहे हैं ना, तो यस इसका सर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ चेंज हो रहा है? ये तो खुद ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट का देख रहे हैं। नहीं सर, अगर वर्क डन ऑन ए देखें सर तो वर्क डन ऑन ए देखें तो छोटा सा एक पॉइंट मान लो डीएस, उस पे फ्रिक्शन लगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हुआ, एफ डीएस। यस सर। अब ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छा, मतलब सेम ही आ जाएगा, वो म्यू एन जी एल ही आ जाएगा। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन कांस्टेंट है ना, तो वो फ्रिक्शन डीएस डीएस जुड़ के पूरा ही आ जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे इस केस में ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आ रहा है, फ्रॉम ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये है माइनस म्यू एमजीएल। आई सर तो हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर अगर इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी एक ब्लॉक पे वर्क डन देखना होगा तो वो चेंज हो जाएगा ना सर? नहीं, ये तो सिस्टम पे बताया मैंने, एक ब्लॉक पे नहीं बता रहा हूँ भाई, हाँ ये सर, ऑन मतलब सिस्टम बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन सर अगर किसी एक पे देखना होगा तो अलग आ जाएगा ना सर? किसी एक पे देखना होगा तो एस आना चाहिए ना फिर, यस सर। है ना, ठीक है तो सर। फिर आपको एफ एक्सएल की वैल्यू देनी पड़ेगी, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, ग्राउंड पे फ्रिक्शन है कि नहीं बताना पड़ेगा, उसके बाद टाइम निकालना पड़ेगा कितने टाइम में बी ब्लॉक पीछे आ जाएगा, उसके यस सर। बाद एक का उतने टाइम में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो वो निकालना पड़ेगा। यस सर। सर सर हाँ पूछो बेटा। सर एक वो आपने वर्क पावर में डाउट था सर, आपने वो एक लैडर वाला बताया था ना, वो कोई आदमी हाँ लैडर पे हाँ चल रहा है तो वर्क डन बाय मैन इज 0, हाँ हाँ, तो कर सर उसमें लेते हैं, वो अभी फिर कर लैडर लेते भी हैं, उस पर वो कोई वर्क वाला नहीं कर करेगा? लेते हैं, हाँ अभी कर लेते हैं बेटा, वो वाला कर लेते हैं, पहले फ्रिक्शन का सवाल कीजिए। एक 1 kg का ब्लॉक है, उस पे एक फूरियर टेस्ट है, ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 0.5, और जो स्ट्रिंग पुली से पुली के क्रॉस जा रही है उस स्ट्रिंग पे आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो एंगल 37 डिग्री पे, ब्लॉक का मास है 1 kg, आपको बताना है ब्लॉक चलेगा कि नहीं, और चलेगा तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है। जल्दी बताइए, छोटे छोटे सवाल है। सर ये पुली पे फोर्स लगा रहे हैं, रस्सी 37 डिग्री पे खींच रहे हैं अपन स्ट्रिंग। जो देखो तेजस यहाँ से 13 रस्सी जा रही है ना क्रॉस, उस रस्सी को ऐसे खींच रहे, ठीक है। 13 चैट में लिख दो ना। क्या होता है कि जब से सबसे पहले किसी का आंसर आता है ना तो चैट में लिखने से क्या होता है दूसरे बच्चों को हिंट नहीं मिलता है। 13 ओके, देखते हैं।
हाँ सार्थक अभी सही है, अगला पहले वाला गलत है। और क्या आंसर आ रहे हैं? सर हाँ सिद्धांत, करना है सर, मैं इसमें मेरा नेट चला गया सर, क्या करना है सर इसमें? नहीं मेरे को आवाज नहीं है बेटा, क्या बोल रहे हो? बोल रहा हूँ इसमें क्या करना है सर, मेरा नेट चला गया था एक्चुअली तो। हाँ हाँ तो तुम चले जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना, पढ़ लो घर पे यार, टेस्ट आने वाले। हेलो, हाँ 16 है, 16 है, छोटा सा सवाल है एफबीडी इसका। ये सवाल करके ना एफबीडी कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आता है। एमजी नीचे, नॉर्मल बाय ग्राउंड ऊपर। अब ये पुली ना 1 केजी का ही हिस्सा है, तो जो पुली पे टेंशन लगेंगे वो 1 केजी पे लगा दीजिए एज इट इज। और जो रस्सी पे फोर्स लगाते हो, एक्शन रिएक्शन से रस्सी आप पे उतना ही फोर्स लगाती है। तो आपने रस्सी पे 10 न्यूटन लगाया तो रस्सी आप पे यानी टेंशन 10 न्यूटन है, और एक 10 न्यूटन इधर है, और फ्रिक्शन पीछे बाय ग्राउंड। हाँ करेक्ट सार्थक, आइए सर अब देखो सर बच्चों। सर हाँ बोलो। सर एक मिनट, वो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम है, उसमें नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा पुली पे, अगर पुली का बना है एफबीडी तो? ठीक ठीक, पुली का बनाते हैं, ठीक है, यस सिर्फ पुली का बना। तो सिर्फ पुली पे जब देखोगे तो एक काम करो, हटा दो, सिर्फ पुली को पॉइंट मास मान लो, तो पुली के यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे एफबीडी बनाओ। तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है बेटा, एक इधर, और 10 न्यूटन सर। इधर लग रहा है, ठीक यस है। सर पुली बेटा अपनी होती है मासलेस, यस सर मासलेस पुली बोले तो नेट फोर्स पुली पे 0 होना चाहिए, यस यानी सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा बीच में एंगल यस बाइसेक्टर, सर उसको खत्म करने के लिए क्लैंप का फोर्स है वो पुली पे इधर आएगा, यस सर एंगल बाइसेक्टर के अलावा, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा सर। उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सर पुली एक्सेलरेटेड भी तो है सर ना सर? हाँ ठीक है, लेकिन मासलेस है ना, देखो F इक्वल टू एम ए, तो यस मान सर लो पुली पे मास 0 है, पुली यस का सर मास 0, एक्सीलरेशन मान लो 16, तो यस जरा सर रखो फोर्स बताओ पुली पे कितना है? 0 0। यस सर तो मासलेस होने के कारण उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, लेकिन यस उसका एक्सीलरेशन बिल्कुल हो सकता है, यस सर ठीक है, यस सर है ना। आई, अब देखो यहाँ पे ये एफबीडी में गलती करते हैं, आंसर 16 है इसका। कंपोनेंट ले लीजिए 10 cos 37 10 sin 37, तो इधर 10 प्लस 10 cos 37 ऊपर 10 sin 37, यानी ये आ रहा है कितना, 10 3 5 5 3 5 करो 6, तो नॉर्मल आ जाएगा 4, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू नॉर्मल 2, और ये 8, तो 18 माइनस 2 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है 16। हाँ सार्थक, ठीक है, आई आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी अब सर, अगला सवाल करिए। हाँ बेटा, सर एक चीज पूछनी थी सर, आज एनएलएम का S1 और O1 डिस्कस होगा ना सर? S1 O1 कर लेंगे डिस्कस, बिल्कुल सब कर क्या है। यस सर, ठीक है सर। सर मैंने नहीं करता। सब कल कर सकते हैं। कल फिर S1 O1 S2 O2 दोनों करेंगे। यस ठीक है सर।
देखो बच्चों, अब ये सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है, ये बहुत सारी किताबें, बुक्स है, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि बुक्स ऐसे दोनों तरफ से हाथ, एक हाथ में आप ऐसे बहुत सारी किताबें लेके जा रहे हो, ठीक है। आ जाओ, सवाल देखिए क्या है। तो हाथ से दोनों तरफ से नॉर्मल रिएक्शन आप लगा रहे हो 120 न्यूटन। यहाँ पे हैंड है, दोनों तरफ आपके हाथ है। मास ऑफ ईच बुक है 960 ग्राम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between each book between books, coefficient of friction is 0.4. coefficient of friction between hand and book है 0.6, ठीक है। आ जाओ, है ना। जैसे मैं दो कोई किताबें ले लेता हूं, ठीक है। ऐसे मैंने दो किताबें से दोनों तरफ से पकड़ के लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो दो नहीं है, या फिर काफी सारी, है ना। और आपको कंडीशन दी है, मास दिया है हर बुक का, इन बुक्स के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट हाथ और किस किताब, एंड वाली किताब और हाथ के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। सवाल है कि ये दोनों हाथ यानी ये आदमी कितनी मैक्सिमम बुक्स को लेके जा सकता है ताकि कोई भी बुक गिरे ना। सवाल लिख दीजिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स that the boy can lift in one step? What is the maximum number of books which the boy can lift in one step? एक बार में वो कितनी किताबें एक साथ लेके जा सकता है? करिए, आंसर बताइए।
नहीं प्रणव। नहीं पूर्वांश, हर्षित नहीं। सही है हर्षित। नहीं प्रणव, तेजस नहीं। हर्षित का सही है। आइए। नहीं, सही आंसर है 12। सही आंसर है 12। ठीक है। हर बुक का एमजी कितना है? 9.6। फ्रिक्शन बिटवीन बुक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन बिटवीन बुक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 120 नॉर्मल रिएक्शन है और कोफिशिएंट कितना दिया था बच्चों? 0.4। तो वो हो जाएगी 48, है ना? देखना कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड बुक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 72। सही लिखा है सब? यस। ठीक है बच्चा लोगों को बताओ, सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? एफबीडी कैसे बनाएं? कहां से स्टार्ट करें बनाना? सर एक हैंड और बुक के बीच। तो 20 इस वाली बुक बुक का, ये वाली बुक तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं।
ठीक है, ये बुक तो कभी गिरेगी नहीं क्योंकि हैंड का फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन और इसका mg वो दोनों मिला के इस हैंड से इस बुक को नहीं स्लाइड करा पाएंगे, तो ये बुक तो गिरेगी नहीं। गिरने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? ये दोनों बुक्स नहीं गिरेंगी। ऐसे लेके जा रहे हो आप, सबसे ज्यादा संभावना है मिडिल वाली। मिडिल वाली बुक सबसे पहले गिरेगी अगर आपने ज्यादा बुक्स ले ली। अब मिडिल वाली बुक कौन सी लूं मैं, बताओ? मतलब अब डिपेंड करेगा ना कि एक है मिडिल में कि दो है। अगर टोटल नंबर ऑड हो गया तो बीच में एक, इधर कुछ मान लो 5 इधर 5 इधर और बीच में एक, ठीक है। तो मान लेते लेट्स कंसीडर इफ टोटल बुक्स है ऑड, तो बीच में मिडिल में एक बुक मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसका एफबीडी क्या होगा? mg नीचे 9.6। अब ये जस्ट बची रहे, उसके लिए क्या होगा? इसके अगल बगल वाली इन पे फ्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है। ये बुक 1 नाम दे रहा हूं, ये 2, ये 2, ठीक है। ऐसे नंबरिंग दे रहे हैं हम, है ना। इसको 1 देके 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो यहां से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन बिटवीन 2 एंड 1, यहां से भी फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन बिटवीन 2 एंड 1। अब बताओ जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन क्या होगी? फ्रिक्शन 2 1 कितना होगा? या इसको होल्ड करके रखो, दोनों फ्रिक्शन बराबर है, तो फ्रिक्शन 2 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस है तो फ्रिक्शन बिटवीन 2 एंड 1 होना चाहिए 4.8। फिर 2 का एफबीडी क्या बोल रहा है? mg नीचे 9.6, और इस पे फ्रिक्शन 2 1 ऊपर था 1 पे, तो इस पे नीचे होगा, तो ये फ्रिक्शन 3 2। बताओ फ्रिक्शन 3 2 कितना हो जाएगा फिर? जल्दी बताओ। 14.4। हाँ, तो देखो फ्रिक्शन 2 1 अभी है, उसको रेस्ट पे करने के लिए 1 को 4.8, फिर नेक्स्ट फ्रिक्शन है 9.6 प्लस 4.8, फिर देखो इसके अगला वाला क्या हो जाएगा? 9.6 इसके अगले वाले, हाँ mg ऐड हो जाएगा, बस mg ऐड होते जाएगा, फ्रिक्शन 3 2 प्लस mg, यानी मैं ऐसे लिख दूं 2 into 9.6 प्लस 4.8, फिर अगला फ्रिक्शन 3 into 9.6 प्लस 4.8, ठीक है। अब मैं बताओ जस्ट स्लिपिंग की क्या कंडीशन है कि कोई भी स्टार्ट कब होता है रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन जब जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, तो हम फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर देते हैं, जिसको आप बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग कहाँ होगा बताओ? कहीं आगे जाके किसी पे फ्रिक्शन बिटवीन द बुक्स मैक्सिमम हो जाएगा, कितना? 48। मान लो इस तरफ देखो, ये है, ये पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। मान लो n बुक्स है, तो फ्रिक्शन आप बोल सकते हो n इंटू 9.6 प्लस 4.8 लेस देन 48 होना चाहिए। इसको सॉल्व करके बताओ n कितना आ रहा है? बताइए n कितना आ रहा है?
एन कितना आ रहा है बताओ? सर 4.5। 4.5 आ रहा है। हाँ सर। पक्का? यस सर। ठीक, यानी ए किधर और n मतलब यहाँ पे n लिया है आपने, तो n इंटीजर है आपका, 4.5 से कम होना चाहिए, यानी इधर 4 होने चाहिए और इधर भी फिर 4 होने चाहिए। टोटल कितने हो गए? सर प्रणव को अलाउ कर दीजिए। हाँ सर वो कर प्रणव दिया को था कर दिया? ठीक allow कर दिया। ठीक है है ना? हाँ, थैंक यू। आ जाओ। तो टोटल कितनी हो गई यार? 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 और एक 9। ये 4.5 वाले पक्का? हाँ सर। वहाँ n-1 ले लेते 9.6 में इंटू में तो सही हो जाता ना, वो एपी ऐसा। हाँ हाँ, मतलब आप ले सकते हो। तो ऑड मानेंगे तो ये केस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक और केस आपको मानना पड़ेगा, अगर आप इवन अज्यूम करो तो, इफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इवन है तो ये एक बार चेक करना मेरे से कैलकुलेशन सही है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा एक बार। अब मेरे को बताइए, अगर इवन होता तो आप फिर मिडिल वाला किसको कंसीडर करते? तो फिर आप मिडिल वाला एक को नहीं कंसीडर करते, आप मिडिल वाला 2 को कंसीडर करते, ठीक है। तो 2 बुक आप इकट्ठी मानिए, तो इधर से अब ये आप नंबरिंग दीजिए 3 या रहने दीजिए, इस पूरे को 1 मान लीजिए, ये नंबरिंग दीजिए 2, सेम नंबरिंग दीजिए। तो यहां से आ रही है 9, फ्रिक्शन बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पे फ्रिक्शन बिटवीन 1 एंड। अब इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन 1 2 कितना होना चाहिए? 9.6, ठीक है। फिर अगला बताओ 3 2 फ्रिक्शन कितना होगा? 9.6 प्लस 9.6, 9.6 इंटू 2, फिर अगला तो 9.6 इंटू 3, ये होगा 4 एंड 3 के बीच में। फिर नेक्स्ट 3 और 4 के बीच में, फिर अगला किसके बीच में? 4 और 5 और 4 के बीच में, 9.6 इंटू 4। देखो तो कितने पॉसिबल है? 9.6 इंटू n लेस देन 48 करो जरा। 5 n कितना है? सर वो 9.6 इंटू n-1 होगा ना? यस सर n-1 होगा। n-1 कर लो, ठीक है, क्योंकि आप इसको नहीं काउंट कर रहे हो, तो आप n-1 कर लो। नंबरिंग पे आप नंबरिंग कैसे मान रहे हो? n-1 आ कितना है? ये आ रहा है ना, नहीं n6 आ रहा है, n-1 5 आ रहा है। यस अरे कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कितना है? 5। 5, 9.6, ठीक, 5 आ रहा है पक्का? लेस देन 5 आ रहा है? हाँ सर। ठीक, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए ना, मतलब ठीक है, ठीक है। 5 से छोटा यानी ये कांस्टेंट 4 होना चाहिए, यानी 5 और 4 बस, ठीक है।
तो बस ये यहां तक जाएगा केस, यानी 1 और 2 बुक्स हैं, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 और 4 के बीच का फ्रिक्शन 2 3 4 5, कितनी बुक्स हुई देखो ये 10। अब जो हैंड वाली बुक्स हैं वो तो स्टेबल है ही, इसके पास में 2 हैंड वाली बुक्स है, यहाँ का फ्रिक्शन कितना आ गया 5 और 4 के बीच का 9.6 इंटू 4 9.6, तो यहाँ पे इंटू 2 3 4 इंटू 4, तो यहां से ठीक है, यहां से ये वाली रॉड कितना फोर्स दे सकती है 9.6 इंटू 5 दे देगी क्या, कितना है 9.6 इंटू 5 48। 48 करेक्ट। तो 9.6 इंटू 5 यानी ये रॉड इसको इतना फोर्स दे सकती। अब जो बुक है हैंड वाली उस पे यहाँ पे 9.6 इंटू 5 लगा और ये 9.6 लगा, तो हैंड से कितना फ्रिक्शन मिलना चाहिए 9.6 इंटू 6, तो हैंड का फ्रिक्शन तो ज्यादा है, वो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यानी ये स्टेबल है ही और ये पूरा सिस्टम भी स्टेबल है। तो टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बीच में और 2 हैंड वाली, यानी टोटल हो गई 12। और 12 जस्ट देखो एक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुका है, यानी ये एकदम लिमिटिंग केस है, थोड़ा सा भी वजन बढ़ा और बीच में तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। और इससे पहले इफ टोटल इवन होता, टोटल ऑड होता, तो ऑड में अपनी 9 आई थी बीच में और 2 हैंड वाली, तो उसमें 11 मैक्सिमम, लेकिन आपसे तो दोनों का टोटल मैक्सिमम पूछा, तो ये आंसर बात, ठीक है। ये मैंने आपको एकदम डिटेल एनालिसिस बताया कि कहीं पे फाइनली यहाँ पे फ्रिक्शन बिटवीन द बुक्स मैक्सिमम करना था। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन बिटवीन द बुक्स मैक्सिमम है तब जाके इस पे 9.6 लग रहा है कम होते होते, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। पूछिए, किसी को डाउट पूछना है कुछ तो। सर हम इधर एक साथ सारी बुक्स ले नहीं सकते कि सब पे एक साथ फ्रिक्शन लगा देते? हाँ हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। तुम बोल रहे हो ना ये पूरा सिस्टम ले लें, तो इंडिविजुअल उनके बीच में जितना लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। देखो इंडिविजुअल अगर ऑड है इवन है तो भी फर्क पड़ जा रहा है। मैंने तो आपको एकदम डिटेल एनालिसिस किया है। अब एक बच्चा बोल रहा है क्या अपन इन सबको एक सिस्टम मान सकते हैं क्या? और आखिरी वाली 2 हैंडबुक अपने पास रेडी है, फिक्स है कि वो चलेगी, तो उनके कारण मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो। फ्रिक्शन मैक्सिमम बिटवीन बुक्स देखो कितना आ रहा है, ये होगा 48, ये होगा 48, तो टोटल देखो कितना हो गया 96, यानी ये फ्रिक्शन कितनी किताबों को मैक्सिमम होल्ड कर सकता है बताओ? 10 किताबें। तो 10 किताबें आ गई क्योंकि टोटल 96 को होल्ड कर सकते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा कि टोटल बीच में 10 और 2 हैंड वाले तो गिरेंगे नहीं, तो 12 हो गए। यस सर। ठीक है, ये आपने अपने एकदम डिटेल एनालिसिस किया और आप बिल्कुल इस पूरे सिस्टम को एक ही सिस्टम एक ही बॉडी मान सकते हो। और उसके बाद आखिरी में हैंड वाली बुक से आप
मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दीजिए, तो आपको डायरेक्ट 10 मिल रहा है। 10 और 2 हैंड वाली तो गिरेगी नहीं, तो 10 और 2 12। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ये इनफैक्ट सही तरीका है, लेकिन आपको पूरा डिटेल भी आना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी भी कैसे भी बनाया जा सकता है कि टोटल नंबर ऑड है तो क्या, टोटल नंबर इवन है तो क्या। ठीक है, आई चलो बच्चों आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब एक सवाल करिए, सर्कुलर मोशन का है प्लस मल्टीपल ब्लॉक का फ्रिक्शन। नीचे वाले ब्लॉक का मास है 2 kg, ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 6 kg। ठीक है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, है ना, ब्लॉक्स की लेंथ कम है बहुत, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये एक्सिस के अबाउट आप एक ओमेगा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ब्लॉक्स को घुमा रहे हो, जमीन आपकी स्मूथ है, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ठीक है, व्हाट शुड बी द ओमेगा, फॉर व्हाट ओमेगा angular speed, relative motion starts between the blocks. बताइए जो ओके अर्षित देखते हैं। हाँ अर्षित गलत है। हाँ जैसे अपन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं जब अपने को पता नहीं होता है, तो ऐसा होता है क्या कि अपन फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, उससे आंसर गलत आते हैं? देखो बिल्कुल हो सकता है बेटा, है ना, ऐसे सवालों में ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन आपने कहीं अज्यूम किया हो, सॉल्व करके नेगेटिव आ गया हो, यानी जो आपने असम्पशन किया था फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक है, है ना। चलो बच्चों मेरा एक डाउट है, अभी रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, क्या मैं इसको एक बॉडी मान सकता हूँ? बिल्कुल एक बॉडी मान सकता हूँ, क्योंकि रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट का मतलब कि फ्रिक्शन इनके बीच का मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है,
तो अभी शुरू में आए तो दोनों साथ साथ है ना, इनको एक बॉडी मान के आप देखो 8 और टेंशन देखो, ये पूरी एक ही रस्सी है। सीजर्स हाँ सर, समझ आया उनको, ये एक ही रस्सी है, हाँ 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 हाँ। है ना। तो इस सिस्टम पे 3T फोर्स है, तो 3T इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, यहां से एक इक्वेशन बनी मेरी। अब इंडिविजुअल एफबीडी बनाने, तो इस पे लग रहा है टेंशन T, इस पे लग रहा है 2T। अब सवाल है सर फ्रिक्शन किधर मालूम है, बताओ कोई हिंट। सर लेफ्ट हैंड की साइड पे, ऊपर वाले डब्बे पे लेफ्ट हैंड साइड पे। कैसे डिसाइड किया ये संदीप? सर वो मिनिमम के लिए, मतलब MR ओमेगा उसके बाहर लगेगा देखो तो उसके देखो सुनना, ठीक है, आपके पास ये सिस्टम है जिसका एक्सीलरेशन इस तरफ है सेंट्रीपिटल, और ये ऐसे घूम रहा है। आपको डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन में कहाँ लगा, है ना। अपना जो नॉर्मल 2 ब्लॉक सिस्टम था उसमें क्या होता था, इस पे लगाते थे फोर्स, तो जिस पे फोर्स लगा रहे उस पे फ्रिक्शन पीछे दूसरे पे आ गए। अब इसमें तो दोनों पे फोर्स लग रहा है, तो ऐसे में ना रिलेटिव मोशन चेक करते हैं। आप एक्सीलरेशन ऑफ 6 देखो कितना है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, अकेले फोर्स और एक्सीलरेशन, मास, फोर्स और मास से एक्सीलरेशन बताओ 6 का कितना है बिना फ्रिक्शन के, और 2 का एक्सीलरेशन कितना है बिना फ्रिक्शन के। तो ये हो गया यानी 0.33 टेंशन, यानी 0.5। तो आप बिना फ्रिक्शन के दोनों का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन देखो, अब किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है किसका कम, बताओ। नीचे वाले का ज्यादा है। नीचे वाले का ज्यादा है, तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे आया, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, और ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे आएगा, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। और मैं अभी ठीक अगर है, का डायरेक्शन ले लेता हूं, मतलब फ्रिक्शन, हाँ उल्टा डायरेक्शन लेंगे तो सॉल्व करके फिर तुम्हारा फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा। ठीक, लेकिन देखते हैं अभी क्या हुआ, अपन ने फ्रिक्शन डिसाइड किया ऐसे, फिर 6 kg का एफबीडी क्या बोल रहा है, 2T प्लस फ्रिक्शन AB इक्वल टू मास इंटू R ओमेगा स्क्वायर, और टेंशन माइनस फ्रिक्शन AB इक्वल टू 2R ओमेगा स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो ये मिलना ही, तो टेंशन की वैल्यू यहां से मिल गई आपको 8/3 ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन ए भी कितना रखोगे, फ्रिक्शन ए भी जस्ट रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाला है तो मैक्सिमम रख दोगे, तो म्यू इनटू यहां का नॉर्मल कितना है 60, और रेडियस है 1 मीटर। सॉल्व करो ना, फ्रिक्शन की वैल्यू रखो, टेंशन की वैल्यू रखो, ओमेगा निकालो कितना आ रहा है। √90 म्यू। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है म्यू 90, है ना रूट में, यानी 3√μg, ये आ रहा ओमेगा। प्रणव तुम्हारा अपॉन में 2 आ रहा था, क्यों? सर मिस्टेक कर दी थी सर कैलकुलेशन में, एक्स्ट्रा नहीं 2। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये ऊपर ऊपर से देखने से आप लोगों को इजी लगते होंगे सवाल, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप गलतियां कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, ठीक यस है, सर। आपको गलतियां नहीं करनी। तो हम यहाँ पे एक चीज सीखे
कि जब दोनों पे फोर्स है तो दोनों का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन देखो, देखो कौन ज्यादा है कौन कम है, रिलेटिव में कौन आगे जा रहा है, उस पे फ्रिक्शन पीछे लगा देना। ठीक है, ये एक सवाल किया अभी हमने। आइए चलिए, ठीक है, तो ये आंसर आ गया 3 म्यू जी इंटू 3। अब देखिए थोड़ा सा फ्रिक्शन की बातें कर लें। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा ना रेंज होती है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, रिलेटिव मोशन जब जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होता है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को कभी नहीं अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फिर एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के इंटू एन, है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, बदलती नहीं। ठीक है, चलो एक ब्लॉक है, इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, ग्राउंड रफ है, तो आप फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स, धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हो तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। फिर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन मैक्सिमम आए, तब आप बोलोगे, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम है कितना, म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तब आप बोलोगे ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फिर कम होके काइनेटिक हो जाएगा, और काइनेटिक कांस्टेंट रहता है, तो ये फ्रिक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि म्यू के कम होता है, म्यू के कम होता है म्यू एस। और अगर यहीं पे एक्सीलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ बनाते हो तो एक्सीलरेशन पहले 0 है, फिर इसके बाद अचानक से बढ़ता है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स अचानक से कम हुआ तो एक्सीलरेशन अचानक से बढ़ता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है ग्राफ। और इन केस इफ म्यू के इक्वल टू म्यू एस गिवन हो तो फिर फ्रिक्शन का ग्राफ होगा ऐसा, और एक्सीलरेशन का ग्राफ होगा पहले 0 तक, जब तक फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होता, फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट। यहाँ पे फ्रिक्शन एकदम से कम हुआ तो एक्सीलरेशन एकदम से बढ़ता है। ठीक है, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स म्यू। ठीक है, नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स म्यू। और जब भी आपसे अब कांटेक्ट फोर्स पूछेगा तो आप नेट बताओगे, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट नेट बताओगे हमेशा, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। ठीक है, ये जस्ट हमने थोड़ी सी बातचीत की, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछो। डन, चलो फिर इसको हम कल आगे बढ़ेंगे। कल आपका होमवर्क है यार एलएलएम प्लस फ्रिक्शन का O1 प्लस S1 करना, और एक और कुछ करोगे S2 O2 के बीच में, क्या करोगे बताओ? S2 कर लेंगे बस। S2 कर लेंगे सर। ठीक है, तो S2 कर लेना, ये पूरा डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है, और जाने से पहले एक होमवर्क दे रहे हैं, वो एक बच्चे ने कुछ तो लैडर वाला पूछा था, तो एक होमवर्क दे रहे हैं जाने से पहले। होमवर्क ये है
कि इंसान जब चल रहा है वॉकिंग, तो वॉक करते टाइम वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंसान सीढ़ियां चढ़ रहा है, ठीक है, इंसान सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो सीढ़ियां चढ़ते टाइम वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव की जीरो। और नेक्स्ट इंसान एक लैडर पे चढ़ रहा है, इंसान लैडर पे चढ़ रहा है, तो वर्क डन बाय लैडर ऑन इंसान क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव की जीरो। ये आप बताइएगा, मेरे को कल डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्यूज मी अभी के सर, लिए इतना ही बच्चों। हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट था सर। हाँ, सर जैसे एक सिस्टम होता है जिसमें सर स्प्रिंग्स भी लगी होती हैं, स्ट्रिंग्स भी लगी होती हैं, तो सर उसमें हाँ, हाँ। सर उसमें अगर हम किसी भी एक को कट कर देते हैं इक्विलिब्रियम से, तो सर मतलब स्प्रिंग, अगर कोई स्प्रिंग अगर कट नहीं है वो, तो सर उसका फोर्स सेम रहता है सर जस्ट आफ्टर कटिंग, और सर स्ट्रिंग का फोर्स भी सेम रहता है या सर वो चेंज हो जाता है? नहीं नहीं, जैसे देखो बहुत सारे स्ट्रिंग्स है सिस्टम में, और यस तुमने सर, एक स्प्रिंग कट की, यस तो सर, दूसरी स्ट्रिंग का टेंशन तुरंत चेंज हो सकता है जरूरत के हिसाब से, यस सर, है ना? वहां पे कंस्ट्रेंट फॉलो होना चाहिए। जैसे अपन ने जो यस सवाल सर, किया था वहां पे तुरंत चेंज हो गया था, यस सर, तो स्ट्रिंग्स मतलब का सर, टेंशन कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली अकॉर्डिंग टू द नीड। यस सर, ठीक है सर। सर थर्ड क्वेश्चन में वर्क डन बाय लैडर बताना। हाँ, लैडर यानी लैडर का नॉर्मल रिएक्शन। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही। मेरी क्लास है दूसरी, फिर अपन मिलते हैं, ठीक है, कल। बाय सर। बाय सर, बाय बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।